IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ काशी को धन्यवाद दिया बल्कि काशी के बुनकरों को तोहफा भी दिया। मोदी ने बनारस के जयपुर गांव को गोद भी लिया और विकास के वायदे भी किए। मोदी ने कहा कि वो कहेंगे नहीं बल्कि करेंगे। बनारस को विरासतों का भंडार बताते हुए मोदी ने यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब का भी जिक्र किया। ये सिक्योरिटी वालों ने जो सारे पर्दे बंद कर दिए बगल में, थोड़ा थोड़ा खोल दो। थोड़ा थोड़ा खोल के रखो ताकि हवा आए अंदर, मुझे भी कुछ दिखाई दे। यहां तो कुछ दिखता ही नहीं मुझे। ये पीछे भी जो सिक्योरिटी वाले हैं जरा खोल दीजिए पर्दे, क्या जाता है आपका। अंदर बैठे हुए लोगों को थोड़ी हवा भी मिल जाए। उनको जरा टेंशन रहता है ना सिक्योरिटी का। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र में थे नरेंद्र मोदी। बनारस पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने लालपुर में बुनकरों के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। इस मौके पर मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ये कहकर की कि वो यहां उनके सेवक के रूप में आए हैं, प्रधानमंत्री बनकर नहीं। मैंने बनारस को अपना एक ऐसा स्थान के रूप में मैंने पाया है कि जिस बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। और एक प्रकार से अपनों के बीच में आने का एक आनंद अलग होता है। कुछ समय पूर्व मैंने आना तय किया था, लेकिन आंध्र में बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया, उसके कारण मेरा वहां जाना जरूरी था। उसके कारण मैं यहां नहीं आ पाया। फिर कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन मैं आज 2 दिन के लिए आपके बीच हूं। आपके प्रतिनिधि के रूप में हूं, आपके सुख दुख के साथी के रूप में हूं, आपके सेवक के रूप में आया हूं। मोदी ने बनारस की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए उन्हें वक्त के साथ चलने को कहा। मोदी ने बनारस की गंगा जमुनी तहजीब का भी जिक्र किया। हमारे देश में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो टेक्सटाइल है। और कम पूंजी से ज्यादा लोग अपनी आजीविका चला सकते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें मजदूर और मालिक के बीच में खाई संभव ही नहीं है, दीवार संभव ही नहीं है। ऐसा क्षेत्र है। खेती में भी कभी किसान अगर मालिक है और मजदूर काम करता है तो खाई नजर आती है। ये एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर
हैंडलूम हो, पावरलूम हो, उसका मालिक हो, उसके काम करने वाले और कोई बाहर के लोग हो, लेकिन पूरा माहौल एक परिवार जैसा होता है। न कोई जाति बीच में होती है, न कोई संप्रदाय होता है, एक अपनेपन का माहौल होता है। और जैसे कपड़े के ताने बाने बुने जाते हैं, वैसे ही ये बुनने वाले समाज के भी ताने बाने बुनते रहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है ना, वो यही सामाजिक ताना बाना है। लेकिन बनारस के बुनकरों को ये एहसास जरूर कराया कि वो महज एक साड़ी नहीं, एक पूरी परंपरा बुन रहे हैं। कहा कि बनारसी साड़ी से देश का रिश्ता भावनात्मक है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत की 125 करोड़ जनसंख्या है। आने वाले कुछ वर्षों में कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा बेटियों की शादी होगी। मतलब 20 करोड़ साड़ी का मार्केट है। अब बनारस वाले सोचे, कभी सोचा है कि इतना बड़ा मार्केट? आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है? लेकिन हमने क्या किया? हम जितना कर सकते उतना किया, जिसके पास पहुंचा उतना पहुंचा। फिर बाकी लोगों ने क्या किया? आर्टिफिशियल माल जहां से मिलता था वो ले लिया। हम इस प्रोडक्शन क्वांटम को इतना बढ़ाएं ताकि भारत के हर परिवार की नीड है। हर परिवार एक पीढ़ी में जितनी बेटियां हैं उतनी साड़ी खरीदने की इच्छा रखता ही रखता है। यानी आपका मार्केट एश्योर्ड मार्केट है। मोदी ने बनारस को गर्व से भरे दिनों की याद भी दिलाई। ये बताया कि काशी विद्वानों की नगरी है, काशी गुरुओं की नगरी है और बनारस के चलते ही भारत विश्व गुरु है। मोदी ने यहाँ अपनी बोस्टन यात्रा का किस्सा सुनाया। विदेशों में भी बनारसी शब्द नया नहीं है। मैं एक बार सालों पहले बोस्टन गया था। बोस्टन एक प्रकार से विद्वानों की नगरी मानी जाती है। तो बोस्टन में मुझे दो चीजों का बड़ा आश्चर्य हुआ था। मुझे एक गली में ले गए दिखाने के लिए। बहुत चौड़ी नहीं थी, थोड़ी सी पतली गली थी। जो अमेरिका में जिस प्रकार का रहता है ऐसा नहीं, थोड़ी पतली गली थी। मुझे वहाँ ले गए और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये जो पूरा मार्ग है इसे हमारे यहाँ बनारस स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है। तो मैंने कहा क्या कारण है भाई? ये जरा थोड़ी संकड़ी है इसलिए है क्या? ये जरा नैरो है इसलिए है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के जो टॉप मोस्ट टीचर्स हैं वे सब इसी इलाके में रहते हैं और इसलिए ये विद्वानों की जगह है। और हम लोग भी उनको यहां गुरु शब्द से बुलाते हैं। तो एक तो उस गली में गुरु शब्द और दूसरा उस गली का नाम बनारस स्ट्रीट, ये मेरे लिए एक ऐसा आनंद और गौरव की पल थी। मैं ये 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बनारस शब्द ये दुनिया के लिए अपरिचित नहीं है। हमारे पूर्वजों के प्रयास से हो चुका है। ई कॉमर्स के द्वारा ये जो विरासत है, इस विरासत का हम एक स्ट्रेटेजिकली यूज करें, हम ग्लोबल मार्केट को छूने का प्रयास करें। मोदी ने यह भी कहा कि बनारस के लिए बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मैं बोलूंगा कम, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी जी आज आएंगे तो ये घोषणा करेंगे, वो घोषणा करेंगे, ढिकना करेंगे, फलाना करेंगे। वो अपने आप ही सब कहते रहते हैं। मेरी जिम्मेवारी है कुछ करके दिखाना, और जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा।
करने से पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। हालांकि मोदी सियासी जमीन पर सूबे की सरकार को निशाना बनाने से नहीं चूके। ये सेंटर थोड़ा काशी से थोड़ा बाहर बन रहा है। हमारी कोशिश ये थी कि शहर के पास ही ये बन जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने उनकी अपनी एक ज़मीन थी वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। लेकिन फिर भी ये विकास भी बनारस के विकास के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। मोदी ने बनारस का भरोसा बढ़ाया। जापान से करार के बाद जिस तरह क्योटो के मेयर ने बनारस का दौरा किया, उससे बनारस के लोगों को उम्मीद जगी है कि अब क्योटो बनेगी काशी। लालपुर के बाद मोदी पहुंचे जयापुर गांव। हेलीपैड से पैदल ही चल पड़े, लोगों से मिलते मिलाते। आदर्श ग्राम योजना के तहत बतौर सांसद जयापुर गांव को गोद लेने आए थे नरेंद्र मोदी। मंच पर मोदी का टीका लगाकर स्वागत किया गया और फिर गांव की प्रधान दुर्गावती जब माइक पर बोलने आई तो खुद पीएम ने उनका माइक ठीक किया। इसके बाद ग्राम प्रधान ने वो ऐलान किया जिसका सबको इंतजार था। हमारा यह जयापुर गांव आज से नरेंद्र मोदी के गांव के रूप में जाना जाएगा। फिर पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने गांव से ये गुजारिश कर सबको चौंका दिया। कुछ लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लिया है। इस सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसी है कि हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। क्योंकि हम सांसद बन जाएं, हम मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हम कहीं पर भी पहुंचे, लेकिन गांव के लोगों से जो सीखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। और अगर मुझे अच्छा जनप्रतिनिधि बनना है, अगर मुझे अच्छे जनप्रतिनिधि रूप में लोगों को समझना है, समस्याओं को समझना है, कुछ सीखना है, तो मैं बाबुओं के बीच बैठ करके नहीं सीख सकता। आखिर इतने बड़े बनारस में जयापुर गांव का ही चुनाव क्यों? इसे लेकर चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म था। मोदी ने अपने खास अंदाज में इन अफवाहों पर पानी फेर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया, उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना था। और वो भी
एक संकट की घड़ी में सुना था। मैं एमपी तो था नहीं, सरकार भी हमारी यहां नहीं थी, लेकिन मैंने सरकारी अधिकारियों को फोन किए, हमारे कार्यकर्ताओं को फोन किए और सब लोग यहां मदद के लिए पहुंचे थे। तो ये कारण था जिसके कारण मेरे दिल दिमाग में जयापुर ने जगह ले ली थी। और जिस संबंध का प्रारंभ संकट की घड़ी से होता है, वो संबंध चिरंजीव बन जाता है। यही एक छोटा सा कारण है कि मेरा जयापुर से जुड़ने का एक सौभाग्य बन गया। बाकी जिन्होंने जितनी कथाएं चलाई ये सब गलत है, बेकार है। मैं खुद उन कथाओं को नहीं जानता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। जयपुर गांव को गोद लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को कई नसीहतें दी। कहा कि छोटी छोटी चीजों पर सरकारी मदद का हर वक्त इंतजार करना भी सही नहीं है, अपनी मदद आप खुद कीजिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने बाबू और सांसदों को भी संदेश दिया। मोदी ने जयपुर में बोलते हुए लोगों से कहा कि वो अपने गांव, अपनी जमीन से जुड़े। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए भी कहा, तो बेटियों के जन्म पर उत्साह मनाने का भी संदेश दिया। बनारस के जयापुर गांव को अपनाते हुए मोदी ये नसीहत देना भी नहीं भूले कि जयापुर को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, औरों का मुंह देखना छोड़ना पड़ेगा। गांव को अफसरों के भरोसे नहीं, अपने भरोसे रहना पड़ेगा। सरकार अपने तरीके से जो इतने सालों से किया है, अब हमने एक नए तरीके से आगे बढ़ना है। समाज की शक्ति से आगे बढ़ना है, जनता की शक्ति से भरोसे आगे बढ़ना है। पैसों की थैलियों से नहीं, बजट के अंदर नहीं, सरकार ये करेगी वो करेगी, टेंडर निकालेंगे उससे नहीं। हम मिल बैठ करके हमारे गांव को, अगल बगल के जिले के लोगों को लगे हाँ भाई हुआ। और मैंने ऐसे गांव देखे हैं जहां हुआ है, लोगों ने किया है। हमें भी जयापुर को ऐसा बनाना है। क्या हमें अपना गांव, अपना मोहल्ला सबने मिल करके अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कहीं एक गड्ढा हो गया हो तो हम किराया खर्च के लखनऊ जाएंगे, लखनऊ जाकर के मेमोरेंडम देंगे कि हमारे गांव का गड्ढा भर दो। उसमें हम सैकड़ों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन मिलकर के तय करेंगे गड्ढा भर देना है तो गड्ढा भर जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबुओं और सांसदों को भी नसीहत दी। मैंने अभी भारत सरकार के सबसे बड़े जो बाबू है, जो देश एक प्रकार से कारोबार चलाते हैं, उनको दिवाली के निमित्त मेरे यहां चाय के लिए बुलाया था। मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आप लोग जहां अपने नौकरी की शुरुआत की थी उस गांव में जाओ और अपने बच्चों के साथ जाओ, परिवार को लेकर के जाओ, उनको दिखाओ। आप जब छोटे थे, नए नए आए थे, शादी नहीं हुई थी, नौकरी की शुरुआत थी, कहाँ रहते थे, किस दफ्तर में बैठते थे, कैसी गाड़ी में घूमते थे, उस समय कौन पहचान वाले लोग थे, जरा परिचय कराओ अपने परिवारजनों से। और फिर रात को वहां रुको,
कम से कम 3 दिन रुको और रात को सोते समय सोचो कि 30 साल पहले, 25 साल पहले यहां पर आपने नौकरी की होगी। ये गांव आप जैसा छोड़ के गए थे, उसमें कुछ बदलाव आया है कि 30-40 साल के बाद? आप तो यहां से यहां पहुंच गए, लेकिन गांव वहां का वहां रह गया। प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने गांव और अपनी जमीन से जुड़ाव को और मजबूत करने की भी नसीहत दी। कहा, गांव का जन्मदिन मनाइए और सारे लोगों को विकास से जोड़िए। आज किसी गांव को मालूम नहीं होगा कि हमारे गांव का सबसे पुरातन पेड़ कौन सा है, कौन सा वृक्ष सबसे पुरातन है। क्यों? हमें ये चीजों से लगाव नहीं है। ये जो सहज रूप से एक गांव का अपनापन का माहौल होता है, वो धीरे 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 सिकुड़ता चला जा रहा है। क्या हम मिलकर के इस माहौल को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं क्या? हम अपना तो जन्मदिन मनाते हैं, कभी ये मेरा गांव, जहां मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ हूं, हम मिलकर के गांव का जन्मदिन मनाएं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रूण हत्या का मुद्दा भी उठाया और लोगों से अपील की कि वो बेटियों की इज्जत करें, बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाएं। क्या हमारा जयापुर गांव बेटी का जन्म होगा तो उत्सव मनाएगा कि नहीं मनाएगा? हमारे गांव में लक्ष्मी जी का पदार्पण हो, बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है, हम गर्व करेंगे कि नहीं करेंगे गांव के लोग? आज नहीं हो रहा है। आज देखिए, जितने लड़के पैदा होते हैं, लड़कियां उससे कम पैदा हो रही है। और वो कारण क्या है कि मां के गर्भ में ही बेटी को मार दिया जाता है। अगर मां के गर्भ में ही बेटी को मार देंगे तो ये संसार चक्र कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने वोटरों से रूबरू हुए, उनसे मन की बात की, उनके दिल में उतरने की कोशिश की, इस वादे के साथ कि बड़ी बातों की बजाय वो बड़ा काम करके दिखाएंगे। कैमरामैन कमल देव के साथ जयपुर वाराणसी से अरुण सिंह, IBN 7। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से खास बात की। उन्हें संबोधित करते हुए मोदी ने अपनी जीत का सेहरा उनके सर बांधा। जनता का भी शुक्रिया अदा करते हुए मोदी ने लोगों से अपील की कि वो अब जो भी सरकार बनाए उसे पूरे बहुमत से बनाए, आधी अधूरी सरकार न बनाए। दोपहर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कैंपस में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने अपनी जीत का श्रेय उन्हें और बनारस की जनता को दिया, साथ ही पत्रकारों को भी शुक्रिया कहा। बनारस के मीडिया के मित्र कितने अच्छे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से मिलने का ये मेरा पहला अवसर है और इसलिए मैं सबसे पहले आपके परिश्रम के कारण, दिन रात आपने जो मेहनत की उसके कारण मुझे भारी बहुमत से जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला और उसका श्रेय अगर सबसे पहले किसी को जाता है तो यहां के नागरिकों को जाता है और दूसरा श्रेय किसी को जाता है तो यहां बैठे हुए आप सब कार्यकर्ताओं को जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में सिर्फ जीत और हार ही नहीं देखी जानी चाहिए।
आमतौर पर जब चुनाव होते हैं तो ज्यादातर हिसाब इस बात का होता है कि कौन जीता कौन हारा। और चुनाव के मैदान में जो राजनीतिक दल होते हैं उनके दिमाग में भी या तो जीतने का जुनून होता है या हराने का प्रयास होता है। लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं, जब देश के चुनाव होते हैं तो मामला सिर्फ जय और पराजय का नहीं होता। किसकी सरकार बनी किसकी नहीं बनी वहां तक सीमित नहीं होता। सरकारें पहले भी बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो खुद चुनाव लड़ते थे तो उन्हें नहीं मालूम था कि बहुमत की सरकार क्या होती है। मोदी ने जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई दी कि उनकी बदौलत देश को बहुमत वाली सरकार मिली है। विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया भी जैसा टूटा फूटा मैंडेट था वैसे ही नजरिया भी टूटा फूटा था। मैं सबसे बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं कि देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। उसके कारण दुनिया के किसी भी नेता के साथ जब मोदी मिलता है, दुनिया के किसी भी लीडर से मुलाकात होती है तो उसको मोदी नहीं दिखाई देता। उसको मोदी के पीछे जो 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं वो दिखाई देते हैं। मोदी ने इस मौके पर पार्टी की सदस्यता अभियान का भी जिक्र किया। मोदी ने बनारस के लोगों से कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य अपने शहर से बीजेपी में जोड़े। महानगर की ओर से मैं काशी के कार्यकर्ताओं से सविशेष आग्रह करता हूं, इस अभियान में हम पीछे न रहें, वरना जवाब आपके एमपी को देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछेंगे कि आप काशी के एमपी हो, क्या किया? अच्छा होगा ना? पक्का अच्छा होगा? क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रहोगे? मोदी ने गरीबों और बुनकरों का मुद्दा फिर उठाया और कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए ही है। बुनकरों के लिए उन्होंने विशेष पैकेज का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हमने तय किया, इन 32 लाख जो पेंशनर है उनको पहले भले 6 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मिला हो, अब किसी को भी 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। और ये मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, लागू कर दिया, काम चालू हो गया। दिवाली के पहले से ही उनके मनी ऑर्डर 1000 के हो गए। कांग्रेस पर फिर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंकों के जरिए गरीबों को जोड़ने की पिछली सरकारों की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। इसके बाद मोदी ने अपने जनधन योजना का जिक्र किया। 40 साल हो गए, आपने कभी किसी गरीब को इसके पहले बैंक के दरवाजे पर देखा था? कभी देखा था? गरीब तो बेचारा सोच ही नहीं सकता था कि बैंक में वो जा भी सकता है। आजादी के इतने साल हो गए, हिसाब अगर लगाएं तो हर वर्ष ज्यादा से ज्यादा
1 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुलते थे। 1 वर्ष में 1 करोड़। 60% लोगों का खाता बैंकों में खुला था। हमने आके तय किया ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए, बैंकों में जो पैसा है वो गरीबों के काम आना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई और एक बड़ा अभियान चलाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक में खाता खुल जाए। और ये भी निर्णय कर लिया एक भी नया पैसा उसके पास नहीं होगा तो भी बैंक खाता खोल देगा। इस मौके पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई कमी का श्रेय लेने का भी उन्होंने मौका नहीं गंवाया। हमारा दायित्व बनता है जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, भरपूर प्रयास करना चाहिए। और ये सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है, तेज गति से आगे बढ़ रही है। सरकारी मुलाजिम काम में लग गए। खबरें आ रही हैं कि सरकारी मुलाजिम समय पर अब ऑफिस आने लगे हैं। जैसे बताइए, पहले तो जैसे समय पे न आना वो स्वभाव था, आज समय पे आना ये जिम्मेवारी बन गई। पीएम मोदी ने खादी का भी जिक्र किया और लोगों को खादी से जुड़ने को भी कहा। एक खादी का वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं, बाकी जो पहनते हैं अपन पहने। आज मुझे खुशी के साथ कहना है कि मेरी रेडियो पर यह बात पहुंचने के कारण इस वर्ष मुझे खादी भंडार वालों ने बताया कि इसके पहले 2 अक्टूबर से जो खादी की बिक्री होती थी, 1 सप्ताह के अंदर करीब 125% ज्यादा हो गई। इसका मतलब गरीब के घर में दिवाली का दिया जला। देश हर चीज में आगे चलने को तैयार है और मैं अनुभव कर रहा हूं, हर शब्द को देश उठा रहा है, हर बात को देश रिस्पॉन्ड कर रहा है। देश का हर नागरिक चाहता है कि मेरा देश ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। बनारस को प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत का केंद्र बताया, लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और साफ सफाई रखने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी का बनारस दौरा कल खत्म हो रहा है। सुबह वो मां आनंदमयी अस्पताल और फिर उसके बाद मशहूर 80 घाट जाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि वहां वो कई ऐलान कर सकते हैं। बनारस किसी एक शहर के पास इतनी सारी विरासत हो, ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। सरकारी लोग भी आए हैं, सफाई कर रहे थे, रास्ते ठीक कर रहे थे। क्यों? तो बोले मोदी जी आने वाले हैं। और गांव वाले भी कहते हैं यार मोदी जी हर बार आ जाए तो अच्छा होगा, गांव साफ हो जाएगा। क्या ये सोच सही है? क्या हम नहीं तय कर सकते कि चलो भाई इस निमित्त अब गांव साफ हो गया है, अब मेरा जयापुर गांव का एक एक नागरिक तय करे हम हमारे गांव को गंदा नहीं होने देंगे। जब आजादी की लड़ाई लड़ते थे तब से हमारे मन में एक बात बैठ गई कि एक बार आजादी आ जाएगी, बस फिर कुछ नहीं करना है, फिर सब अपने आप हो जाएगा। इसी इंतजार में रहे। फिर समय आया, हमें लगने लगा
कि भाई सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करते, बाबू ये नहीं करता, टीचर वो नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो समाज और सरकार अलग अलग होने लग गई। सरकार एक जगह पे, समाज दूसरी जगह पे। एक बहुत बड़ी खाई हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि 60 साल तक हमने जो तौर तरीके अपनाए, जो रास्ते अपनाए, वे ऐसे रास्ते हैं जिसमें कुछ न कुछ कमी नजर आती है। क्या इस कमी को हम भर सकते हैं?